देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि मोदी सरकार ने जो डिसीजन लिया था 370 हटाने का कश्मीर से, वो बिल्कुल सही था और उसके पीछे बवाल मचा हुआ है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये 370 है क्या, ये आया कैसे और इसको हटाया कैसे गया। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारे रजवाड़े थे, 555 से भी ज़्यादा रजवाड़े थे। अंग्रेजों ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान तो अलग होगा ही, लेकिन यहाँ पे जितने भी रजवाड़े हैं या जितने भी राजा है, अगर वो भारत में मिलना नहीं चाहते तो अपना वो स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं। ये बात कह के उन्होंने ऐसा जहर घोला हमारे देश में कि यहाँ पे बवाल मच गया। इन सारे राजाओं को एक करने का काम सौंपा गया वल्लभ भाई पटेल को, जो बहुत ही टैलेंटेड थे और बहुत ही दूरदर्शी आदमी थे, जो लंबी सोच रखते थे कि किसी को कैसे कन्विंस करना है, किसी की मनोभावना कैसे जाननी है। उनमें वो बहुत ही चैंपियन आदमी थे और उन्होंने वैसा काम किया भी कि उन्होंने सबको कन्विंस करके भारत में विलीन कर दिया और भारत को एक कर दिया। लेकिन 3 राज्य ऐसे थे जो मान नहीं रहे थे। उनमें एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था और एक कश्मीर था। जूनागढ़ और हैदराबाद में तो उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल कर ली, लेकिन जब बात कश्मीर की आई तो पहले तो वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू राजा थे और वहाँ की प्रजा मोस्टली मुस्लिम थी। तो वहाँ के राजा जो हरि सिंह थे, उन्होंने कहा कि मैं भारत में विलीन नहीं होना चाहता। पहले तो उन्होंने मना कर दिया और उस टाइम देश आज़ाद होने के तुरंत बाद जब कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और वो पीओके जो आज हम लोग कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पीओके की जो लाइन है, वहां तक पाकिस्तानी लोग आ गए। उतना एरिया उन्होंने कवर कर लिया और तब हरि सिंह की आंख खुली कि ये तो मेरे घर में घुस जाएंगे, ये तो मेरे बहू बेटी सबको लेके चले जाएंगे, ये तो मेरे पूरे खानदान को मार डालेंगे। और तब हरि सिंह पहुंच गए वल्लभ भाई पटेल के पास कि आप मेरी मदद कीजिए। और उसके बाद कश्मीर का विलीनीकरण हुआ भारत में। लेकिन जब विलीनीकरण हुआ तो कुछ शर्तें रखी गई। हरि सिंह का जो एक खास आदमी था जिसका नाम शेख अब्दुल्ला था, उसने हरि सिंह को चढ़ा दिया कि आप विलीनीकरण करने तो जा रहे हैं कश्मीर का, लेकिन कुछ शर्तें रखिए और वह वो शर्त मानने पर ही आप कश्मीर को भारत में विलीन कीजिए। वो जो शर्तें थी उसको ही आर्टिकल 370 कहा गया, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और उसी शेख अब्दुल्ला के कहने पर ये 370 लाया गया था, जिसमें पहला ही प्राविधान था, जिसमें पहले ही सेंटेंस लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सही बात है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है। बाद में कुछ ऐसा लिखा गया कि भारत का पूर्ण संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, नेशनल इमरजेंसी होगी तो वो भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी। और 370 में लिखा गया था कि बाहर के लोग आके जम्मू कश्मीर में परमानेंटली बस नहीं सकते। एक तो हद ही पार कर गए कि पाकिस्तान की लड़की अगर जम्मू कश्मीर में किसी से शादी करती है तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी जाएगी। अगर भारत की लड़की अगर जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये भी उसमें लिखा हुआ था। ऊपर से लिखा गया है कि 370 जो आर्टिकल है उसमें अगर कुछ संशोधन करना होगा तो वो जम्मू कश्मीर की राज्यसभा ही कर सकती है। लेकिन ये जो शेख अब्दुल्ला है, उसके बाद उनके बेटे आए फारूक अब्दुल्ला, उनके बाद उसके बेटे आए उमर अब्दुल्ला, इन लोगों का एक बात ठीक है कि ये लोग भारत का विभाजन नहीं करना चाहते। लेकिन मामला ये था कि वहां पे ये लोग ये 370 हटने भी नहीं दे रहे थे। अब कश्मीर में जो जेकेएनसी की पार्टी है, यानी फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है, वो कहती है कि 370 हटा ही नहीं सकते, वो कभी हटेगा ही नहीं। और पीडीपी जो पार्टी है जिसमें महबूबा मुफ्ती है, वो कहती है कि 370 हटाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा, यानी वो भी चाहती है कि 370 वहां से नहीं हटे। और बीजेपी कहता है कि हम 370 वहां से हटा के रहेंगे। और बहुत सालों से ये बात चल रही थी, बहुत सारे बवाल यहाँ पर हुए, बहुत सारी पॉलिटिक्स वहां पर हुई, बहुत कुछ हो गया। लेकिन जब बीजेपी की सरकार पावर में आई तो उन्होंने कोशिश जारी रखी कि हमें 370 कैसे भी करके हटाना है। और उनको चांस इन्होंने ही दे दिया। जब कश्मीर में जब इलेक्शंस हुए तो उसके रिजल्ट में कुछ यूं आया, जेकेएनसी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला, पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला और बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिला। तो अब सरकार बनेगी किसकी? तो सोचिए, उस टाइम बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, ये दोनों ने गठबंधन करके सरकार बना ली। आप ही सोचिए कि जो पीडीपी की पार्टी की महबूबा मुफ्ती कहती थी कि 370 हटाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा, और वहीं बीजेपी कहता था कि 370 हम लोग हटा के रहेंगे, और दोनों ने मिलकर पार्टी बना ली। वो तो नसीब अच्छा था कि भगवान की दुआ थी कि ये पीडीपी और बीजेपी के बीच में मेल ही नहीं खाया, उनके विचार ही नहीं मिले और उनमें झगड़ा चालू हो गया और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और फिर से वही मामला वहीं आके खड़ा हो गया कि वहां पे सरकार किसी की नहीं थी, न जेकेएनसी के पास बहुमत था,
ना पीडीपी के पास बहुमत था और ना ही बीजेपी के पास बहुमत था। अब बात यह हो गई कि हमारे संविधान में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक स्पेशल प्राविधान किया है और उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी है या चल नहीं रही है तो उस कंडीशन में उस राज्य का कानून राष्ट्रपति बदल सकता है। और इन गधों को यह मालूम नहीं था कि ऐसा प्राविधान वहाँ पे लिखा हुआ है और इसका फायदा उठा लिया मोटा भाई ने, यानी अमित शाह ने। इनको तो लग रहा था 370 विधानसभा की परमिशन के बिना कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन यहाँ तो स्पेशल प्राविधान है कि अगर विधानसभा नहीं चल रही है या स्थगित हो चुकी है तो राष्ट्रपति उसका कानून बना सकता है। उस समय संसद उसका कानून बना सकती है। और यही मैटर अमित शाह ने रखा लोकसभा में, राष्ट्रपति ने साइन किया, 370 हट गए। हम क्या चाहते? आजादी। ये आजादी मिली कश्मीर के लोगों को। हम क्या चाहते? आजादी। ये नारे जो वहाँ पे लोग इतने सालों से लगा रहे थे, इतने सालों से लड़ रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे और कश्मीर का कोई विकास ही नहीं होने दे रहे थे, जैसे ही 370 हटा वहाँ की सूरत बदल गई। आज वहाँ पे G20 हो रहा है, आज वहाँ पे लोग घूमने जा रहे हैं, आज वहाँ पे आतंकवादियों के किस्से कम हो गए हैं। इस साल 2023 में पत्थरबाजी के किस्से जीरो है। अमित शाह ने खुले शब्दों में कह दिया कि एक देश में एक ही झंडा होगा, एक देश में एक ही कानून होगा, एक ही संविधान होगा और एक देश में एक ही प्रधान होगा।